हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी सीरीज का चैप्टर नंबर 42 देखेंगे। चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो चैप्टर है ये है क्लास 9th का। क्लास 9th के अंदर आप साइंस के बुक में देखोगे तो चैप्टर नंबर 14 आपको मिलेगा, प्राकृतिक संसाधन। कुछ लोग पूछते हैं अभी भी कि बायो कब समाप्त होगा, एनसीईआरटी सीरीज के अंदर बायो कब समाप्त होगा। देखो, बायो आपका समाप्त हो चुका है, ठीक है। बायो आपका पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। ये जो चैप्टर है प्राकृतिक संसाधन, इसको आप मान सकते हो ज्योग्राफी का चैप्टर या फिर बोल दो पर्यावरण का चैप्टर, एनवायरनमेंट का। जो अगला चैप्टर होगा हमारा एनसीईआरटी सीरीज का चैप्टर नंबर 43, वो भी क्लास 9th का ही होगा और वो चैप्टर नंबर 15 होगा। ये चैप्टर भी आप ज्योग्राफी का बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो पर्यावरण का। ज़्यादा डिटेल में आपको ज्योग्राफी के अंदर देखने को मिलता है क्योंकि वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड चैप्टर है, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो ये दोनों ही चैप्टर्स जो हैं ये आप बोल सकते हो कि ज्योग्राफी का चैप्टर है। जो आपने ऊर्जा के स्रोत चैप्टर देखे थे वो भी ज्योग्राफी का चैप्टर था। बायो आपका समाप्त हो चुका है। बायो में अब 3-4 छोटे छोटे टॉपिक्स बचते हैं। याद रखना, टॉपिक्स में बोल रहा हूँ, 3-4 छोटे छोटे टॉपिक्स बचते हैं जिनसे सवाल पूछे जाते हैं। वो मैं आपको करवाऊंगा इस सीरीज के खत्म होने के बाद। जो चैप्टर नंबर 43 होगा इस सीरीज के अंदर, वो आखिरी होगा इस सीरीज का। उसके बाद ये सीरीज बंद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये सेकेंड लास्ट चैप्टर है इस एनसीईआरटी सीरीज के अंदर। इस चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संसाधन। तो हम लोग इसमें 50 टोटल 52 सवालों को देखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। इस एक वीडियो में हम लोग 52 सवालों को करेंगे। तो बाकी सारे जो भी चैप्टर्स मैंने अपलोड किए हैं इस सीरीज के अंदर, उससे अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करो। एनसीईआरटी नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, सारे चैप्टर्स आपको उसमें मिल जाएंगे। यहाँ जो प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ना है उसमें है आपका एयर, उसके बाद है वाटर और उसके बाद है सॉइल। ये 3 प्राकृतिक संसाधन है जो आपको इसमें पढ़ने हैं। और उसके बाद है जैव रासायनिक चक्र, उनके बारे में कुछ पढ़ने हैं। तो इन सब पर आधारित हम लोग सवालों को करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पृथ्वी पर डैश प्रतिशत जल है। आप सब बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि पृथ्वी के 1/3 भाग पर जल ही जल है। तो लगभग 75% में आपका आंसर होगा। जीव मंडल या फिर बोल दो जैव मंडल, बायोस्फीयर डैश से मिलकर बनता है। जैव मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, इन तीनों से मिलकर बनता है। स्थल मंडल के अंदर आपका स्थल वाला भाग आ जाएगा, पृथ्वी का जो स्थल वाला भाग है। जल मंडल में जल वाला भाग आ जाएगा और वायुमंडल आप जानते हो एटमॉस्फेयर, जिसमें हमारी हवाएं हैं। तो इनमें से सभी। तो बायोस्फीयर मिलकर बना होता है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर से। जैव मंडल मिलकर बना होता है स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल से। लाइफ का एग्जिस्टेंस यानी जीवन की शुरुआत वहीं पर संभव है जहां पर ये स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल तीनों पाए जाते हैं। और वो कहाँ पाए जाते हैं? जैव मंडल में। कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर, जैव मंडल के घटक 2 तरह के होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक यानी कि लिविंग थिंग्स, सारे सजीव, और एबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव, जैसे कि मिट्टी, पानी, वायु, ये सारे। निम्नलिखित में कौन एक जीव मंडल का एक जैविक घटक है? जैविक घटक जिसके अंदर जान है, लिविंग्स। तो डी हमारा आंसर। बाकी ये तीनों अजैविक घटक हैं। पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो गैसों का मिश्रण है, ठीक है, गैसों का मिश्रण है। बहुत प्रकार के गैस पाए जाते हैं जिनमें जो मेजर है वो ये सारे हैं। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन, वाटर वेपर। इनके अलावा बहुत सारे गैस है, मीथेन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, कई तरह के होते हैं। और लेकिन मेन आपको ये सब ध्यान में रखने हैं। एक चीज़ आप ध्यान में रखना, जो आप इनर्ट गैस जानते हो पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो ग्रुप नंबर 18 के इनर्ट गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे, इनमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है वायुमंडल में आर्गन, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है हमारे वायुमंडल में इनर्ट गैस के अंदर वो है आर्गन। उसके बाद आप ध्यान में रखेंगे जो वायु है वो ऊष्मा की खराब चालक है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। एनसीईआरटी के हिंदी वाले बुक में लिखा हुआ है कि ये कुचालक है। तो यहाँ आपको कुचालक का मतलब इंसुलेटर नहीं समझना है। इंसुलेटर आप नहीं समझेंगे, आप बोलेंगे कि बैड कंडक्टर है। जो वायु है वो ऊष्मा की खराब चालक है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। इसका मतलब क्या हुआ? वायु अपने से होकर के कुछ ऊष्मा को जाने देगी, पास होने देगी, क्रॉस करने देगी, और कुछ को क्रॉस नहीं करने देगी, इसलिए बैड कंडक्टर है। अगर आप इंसुलेटर बोलोगे इसका मतलब क्या हुआ कि 100% वो अपने से होकर के हीट को जाने नहीं दे रही है। तो आप बोल दो कि वायु ऊष्मा की खराब चालक है, या फिर बोल दो वायुमंडल ऊष्मा का खराब चालक है। दोनों बोल सकते हो आप, क्योंकि वायुमंडल वो वायु से ही मिलकर के बना हुआ है। शुक्र ग्रह की अगर बात करें, मंगल ग्रह की बात करें, वहां पर जो एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे ज़्यादा जो गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड 95 to 97%।
हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में देखो सबसे ज़्यादा कौन है, नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है। यहाँ देखो कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड 95 to 97% शुक्र और मंगल ग्रह के वायुमंडल में। सूर्य से जितनी दूरी पर हमारी पृथ्वी है लगभग उतनी ही दूरी पर चंद्रमा है, लेकिन चंद्रमा के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ये आप जानते भी होंगे। पृथ्वी के पास वायुमंडल है, शुक्र और मंगल ग्रह के पास आपने देखा वायुमंडल है, चंद्रमा के पास कोई वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण वायुमंडल ना होने के कारण क्या होता है कि रात के समय में चंद्रमा का जो टेम्परेचर है वो -190 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, और दिन के टाइम में जब सनलाइट यहाँ तक पहुँचती है चंद्रमा तक तो ये 110 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ करके हो जाता है। क्यों होता है, एटमॉस्फेयर नहीं है, इस कारण से होता है। हमारे पृथ्वी की अगर हम बात करें तो पृथ्वी का जो आप टेम्परेचर रेंज बोल सकते हो वो 0 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक आप एवरेज मानकर चल सकते हो कि नाइट के टाइम में 0 डिग्री सेल्सियस और डे के टाइम में 40 डिग्री सेल्सियस, ये एक एवरेज बोल सकते हो कि इतना होता है। लेकिन चंद्रमा के पास देखो कितना है, -190 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि चंद्रमा के पास एटमॉस्फेयर नहीं है और पृथ्वी के पास है, जबकि चंद्रमा की दूरी सूर्य से लगभग उतनी ही है जितनी कि पृथ्वी की दूरी है। तो एटमॉस्फेयर होने का फायदा पृथ्वी को क्या होता है वो देखो आप। मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये अर्थ है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, थोड़ी देर के लिए मान लो आप, बट ये है चंद्रमा, और मैं यहां बनाता हूं एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर है, इसमें क्या वायु है, वायु में बहुत तरह की गैसेस हैं, वायु में बहुत तरह की गैसेस हैं। अब डे के टाइम में क्या होता है, डे के टाइम में ये अगर सन है तो सन से हीट आ रही है, सन से हीट आ रही है। मैंने अभी आपसे क्या कहा कि जो एटमॉस्फेयर है ये बैड कंडक्टर है। एटमॉस्फेयर क्या है, बैड कंडक्टर है। वायुमंडल ऊष्मा के लिए खराब चालक है, तो सन से आने वाली पूरी ऊष्मा को ये अपने से होकर के अर्थ के सरफेस तक पहुंचने नहीं देगा। इसमें से कुछ ही ऊष्मा है जो अर्थ के सरफेस तक पहुंच पाएगी। अगर सारी की सारी पहुंच जाती तो नो डाउट अर्थ का टेम्परेचर, अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, लेकिन यहाँ सारी ऊष्मा नहीं पहुंच पा रही है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा जितना कि यहाँ चंद्रमा पे बढ़ा था। 110 डिग्री सेल्सियस तक भाग गया टेम्परेचर, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है तो सारी ऊष्मा चंद्रमा की सतह तक पहुंच पाती है। तो डे के टाइम में यहाँ से जो आने वाली ऊष्मा है उसमें से कुछ वायुमंडल को क्रॉस करके अर्थ के सरफेस तक पहुंच पाती है, अर्थ उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, पृथ्वी जो है उसे अवशोषित कर लेती है। अवशोषित करने के बाद रात के समय में यही ऊष्मा को वापस वो रेडिएट करती है, ठीक है, क्या करती है, रेडिएट करती है, यही ऊष्मा को वापस ये रेडिएट करती है। अब यहाँ भी क्या होगा, क्योंकि वायुमंडल ऊष्मा का खराब चालक है तो यहाँ से कुछ ऊष्मा ही बाहर निकल पाएगी, अंतरिक्ष में जा पाएगी, बाकी सारी जो ऊष्मा है ये इसी में ट्रैप हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इनफैक्ट बोल सकते हो आप, हमारे वायुमंडल में ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी ऊष्मा। सोचो अगर सारी की सारी ऊष्मा निकल कर अंतरिक्ष में चली जाती तो क्या होता, अर्थ का टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता, काफ़ी कम हो जाता है। जैसे कि देखो चंद्रमा पर एटमॉस्फेयर नहीं है तो सारी जो ऊष्मा है जो चंद्रमा के सतह के द्वारा एब्जॉर्ब करा जाता है उसको पूरा का पूरा रेडिएट कर दिया जाता है और वो अंतरिक्ष में चली जाती है ऊष्मा, तो टेम्परेचर घट करके -190 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। लेकिन हमारे पृथ्वी के पास वायुमंडल है तो सारी ऊष्मा पास नहीं कर पाती है वायुमंडल को, कुछ जो है ट्रैप हो जाती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है हमारे वायुमंडल में। तो डे के टाइम में क्या हुआ, टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा होने से हमारा वायुमंडल रोक दिया, और नाइट के टाइम में क्या हुआ, टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा कम होने से हमारा वायुमंडल रोक दिया। इस प्रकार जो हमारा वायुमंडल है ये एक बोल सकते हो कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर जो है सालों भर अर्थ का बना करके रखता है, जिससे कि वहाँ जीव जंतु जो है वो रह पाते हैं। जैसे ठंडी के टाइम में आपको ठंड लगती है तो आप क्या करते हो, ब्लैंकेट ओढ़ते हो ना। ब्लैंकेट क्यों ओढ़ते हो, क्योंकि आपको ठंड लगती है, बिना ब्लैंकेट का काम नहीं चलेगा, तो आप अपने आप को गर्म रखने के लिए आप ब्लैंकेट ओढ़ लेते हो। जब आप ब्लैंकेट के अंदर होते हो तो आप गर्मी फील करते हो। ठीक वैसे ही जो वायुमंडल है वो ब्लैंकेट है जो अर्थ को चारों तरफ से लपेट करके रखी हुई है, ताकि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो एक ऐसा बना रहे जो जीव जंतु है वहाँ पर सर्वाइव कर पाए। यहाँ जो मैंने आपसे कहा कि जो कुछ ऊष्मा है वो ट्रैप हो जाती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है हमारे वायुमंडल में, ये जो रिफ्लेक्शन का काम है कि ट्रैप करके भाई उसको रिफ्लेक्ट कर दो, ये कुछ गैसेस होती हैं जो करती है।
उन गैसों का नाम आपको ध्यान में रखना है। मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद वाटर वेपर है H2O गैस के फॉर्म में यानी कि वेपर के फॉर्म में, उसके बाद CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सारी गैसेस हैं जो पृथ्वी से जो ऊष्मा यहाँ से निकलती है उसको ट्रैप करके वापस वायुमंडल में भेज देती है। इन गैसेस को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। और ये जो इफेक्ट है ना कि ट्रैप करके वापस वायुमंडल में भेज दो, इसे बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसके ऊपर आपको आगे सवाल मिलेगा तो मैं आपको यहीं पर ये बता दे रहा हूँ। इसे बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण जो है हमारा वायुमंडल गर्म रहता है, या बोल दो पृथ्वी जो है हमारी गर्म रहती है, और हम लोग वहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं, जीव जंतु रह पाते हैं पृथ्वी पर। तो ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो इन ऊष्मा को एब्जॉर्ब करके ट्रैप करके रिफ्लेक्ट कर देती है। ये ग्रीन हाउस गैस का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ जो ऊष्मा निकलती है ना, मैंने अभी आपसे कहा कि ऊष्मा को एब्जॉर्ब करती है दिन के टाइम में और रात के समय रेडिएट करती है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, यहाँ जो ऊष्मा जो निकल रही है ये एक्चुअल में क्या होती है, इंफ्रारेड रेडिएशन, अवरक्त विकिरण होती है। अवरक्त विकिरण जो है टेम्परेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। पृथ्वी से निकलने वाली जो ऊष्मा होती है वो एक्चुअल में होती क्या है, अवरक्त विकिरण होती है, इंफ्रारेड रेडिएशन होती है। तो आप ये बोल सकते हो कि इन इंफ्रारेड रेडिएशंस को ग्रीन हाउस गैस जो है ट्रैप कर लेती है और वापस वायुमंडल में रिफ्लेक्ट कर देती है। इसे बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इन सारे गैसेस को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। आप सोचो यहाँ पर कि ये सारे जो गैसेस हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हो, कोयला जलाने से, पेट्रोलियम जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है हमारे वायुमंडल में रिलीज होती है। साथ में हम सांस जो छोड़ते हैं उससे भी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पहुंचती है। मान लो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो मात्रा है ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैस है इसकी मात्रा अधिक हो रही है। अगर ग्रीन हाउस गैस की मात्रा अधिक हो जाए तो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रारेड रेडिएशन जो है, अवरक्त विकिरण जो है वो ट्रैप होंगी हमारे वायुमंडल में। इससे होगा क्या कि जो टेम्परेचर है अर्थ का वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। जब टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस की मात्रा बढ़ने से, तो हम इसे बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। हम इसे क्या बोलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग। यानी पूरे ग्लोब का टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्यों ज़्यादा हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा हो रहा है। उसके ज़्यादा होने से क्या हो जाएगा, अवरक्त विकिरण ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे वायुमंडल में ट्रैप होकर के रिफ्लेक्ट हो पाएगी। शुक्र तथा मंगल ग्रह पर वायुमंडल का मुख्य घटक है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। बी हमारा आंसर। वायु ऊष्मा का डैश है, वायु ऊष्मा का खराब चालक है। चंद्रमा जहां वायुमंडल नहीं है की सतह का तापमान डैश से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, -190 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। हवा के गर्म होने और जलवाष्प के बनने के कारण वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन का परिणाम है। वर्षा भी है, तूफान भी है, तेज हवा भी है, तो इनमें से सभी। डैश की अपेक्षा डैश जल्दी गर्म होता है। स्थल की अपेक्षा जल जल्दी गर्म होता है। क्या ये सही है? स्थल और जल में जल्दी गर्म कौन होगा? स्थल जल्दी होगा, जल जल्दी गर्म नहीं होगा स्थल के तुलना में, तो ये नहीं होगा। धातु की अपेक्षा जल जल्दी गर्म होता है, तो ये गलत हो जाएगा। जल की अपेक्षा स्थल जल्दी गर्म होता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर जल होगा और यहाँ पर स्थल होगा, तो सी हमारा आंसर। यानी कि अगर आप समान ऊष्मा दो जल और स्थल दोनों को, तो स्थल जल्दी गर्म होगा, जल टाइम लेगा गर्म होने में। ठंडा पहले कौन होगा? जो जल्दी गर्म होगा वही जल्दी ठंडा होगा। तो आप जल के बारे में ये ध्यान में रख सकते हो कि ये ना तो जल्दी ठंडा होता है और ना ही जल्दी गर्म होता है स्थल के तुलना में। तुलनात्मक रूप से यहाँ बात की जा रही है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वायु की गति डैश का निर्माण करती है, पवन का निर्माण करती है। यह हम देखते हैं कि पवन का निर्माण होता कैसे है, या फिर बोल दो जो हवा है वो बहती कैसे है, हवा की गति क्या होती है, या फिर बोल दो पवन का निर्माण कैसे होता है। यहाँ देखो दिखलाया गया है जल वाला पार्ट जो कि समुद्र है, और यहाँ देखो लैंड वाला पार्ट है, ये कोस्टल एरिया है। समुद्र के किनारे वाला जो स्थल होता है उसे हम कोस्टल एरिया बोलते हैं। तो ये स्थल वाला पार्ट है और ये जल वाला पार्ट है। यहाँ देखो डे का टाइम है, यहाँ सन दिखाया गया है, तो सूर्य से ऊष्मा आ रही है, स्थल भी गर्म हो रहा है और जल भी गर्म हो रहा है। जल्दी गर्म कौन होगा? स्थल जल्दी गर्म होगा। जब स्थल जल्दी गर्म होगा तो स्थल से ऊष्मा निकलेगी,
ठीक है। स्थल से अभी आपने देखा था ना कि पृथ्वी से ऊष्मा निकलती है एब्जॉर्ब करने के बाद, तो यहाँ से ऊष्मा निकलेगी। जब यहाँ से ऊष्मा निकलेगी तो यहाँ पर जो हवाएं होती है, यहाँ पर जो वायु होती है, यहाँ पर जो वायु होती है ये भी गर्म होती है। गर्म होने के बाद ये हल्की हो जाती है और ऊपर उठ जाती है। जब यहाँ से वायु जो है ऊपर उठेगी, यहाँ पर लिखा है ना वार्म एयर, तो यहाँ से जब वायु ऊपर उठेगी तो यहाँ पर वायु का दबाव कम हो जाएगा, लो प्रेशर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब इस स्थल के तुलना में जल तो उतना गर्म है नहीं, तो यहाँ की जो हवाएं होंगी, यहाँ की जो वायु होंगी वो उतनी गर्म नहीं होगी जितनी कि यहाँ की वायु थी। तो ये जो वायु है ये ऊपर नहीं उठेगी, उतनी ऊपर नहीं उठेगी, कुछ मात्रा में तो ऊपर उठेगी ही, लेकिन उतनी ऊपर नहीं उठेगी। तो इसके तुलना में, इस स्थल वाले भाग के तुलना में यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, उच्च दबाव होगा। तो याद रखिएगा जो वायु है वो बहती है उच्च दबाव से निम्न दबाव की ओर, तो वायु चलेगी ऐसे समुद्र से स्थल की ओर। इसके ठीक उल्टा नाइट में हो जाएगा। नाइट के टाइम में क्या हो रहा है कि ठंडा हो रहे हैं, दोनों के दोनों ठंडा हो रहे हैं। यहाँ से भी ऊष्मा निकल रही है, यहाँ से भी ऊष्मा निकल रही है, स्थल भी ठंडा हो रहा है, जल भी ठंडा हो रहा है। जल्दी ठंडा कौन होगा? जल्दी ठंडा स्थल होगा, यानी स्थल के ऊपर की जो वायु है वो ज़्यादा ठंडी है और जल के ऊपर की जो वायु है वो उतनी ठंडी नहीं है, क्योंकि जल अभी पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है। तो जल के ऊपर की जो वायु है, ये स्थल वाले के ऊपर जो वायु है उसके रिस्पेक्ट में ये गर्म है, तो ये गर्म होकर के ऊपर उठेगी। तो यहाँ पर लो प्रेशर और यहाँ की हवाएं ठंडी है, तो यहाँ पर बनेगा हाई प्रेशर। तो इस समय जो वायु की गति है वो है स्थल से समुद्र की ओर। तो ये नाइट के टाइम में है। तो जो मेन कारण होता है पवन के गति के लिए, या फिर बोल दो वायु की गति के लिए, वो होता है असमान तापमान। असमान तापमान, असमान तापमान के कारण जो है उच्च दबाव निम्न दबाव बनता है और वायु चलती है उच्च दबाव से निम्न दबाव की ओर। लेकिन इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इनके मूवमेंट को, जैसे कि पृथ्वी की घूर्णन गति और जो पर्वत श्रृंखलाएं होती है ये, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखो कि रेन फॉर्मेशन कैसे होता है, वर्षा का निर्माण कैसे होता है और वर्षा कैसे होती है। उसके बाद स्नोफॉल कैसे होता है। ये है पानी वाला पार्ट, जल निकाय, ठीक है, वाटर बॉडी है ये। आप जानते हो कि जब पानी को हम गर्म करते हैं तो वो वाष्प में बदलता है। पानी को गर्म करने से वाष्प में बदलता है, वाष्पीकरण होता है। तो यहाँ सन से आने वाली जो ऊष्मा है इसके कारण ये पानी गर्म हो रहा है और ये वाष्प में परिवर्तित हो रहा है, जिसे हम लोग बोलते हैं वाष्पीकरण। जल का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है, इवेपोरेशन कहलाता है। तो यहाँ से जो जलवाष्प ऊपर की ओर वायुमंडल में आ रहा है, हवा उसको अपने साथ बहा करके ले जा रही है, हवा अपने साथ उसको बहा करके ले जा रही है। उसके बाद ये भी आप जानते हो कि जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है पेड़ पौधों में, वहाँ से भी क्या होता है, पत्तियों से जल जो है वाष्प के रूप में निकलती है, तो वो भी वायुमंडल में पहुँच रही है। हवा इन सारे जलवाष्प को अपने साथ बहा करके ले जाती है और ऊपर जाने के बाद टेम्परेचर में कमी आता है, तापमान कम होता है। तो ये जो जलवाष्प है वापस से द्रव में कन्वर्ट हो जाता है, उससे बोलते हैं कंडेंसेशन यानी कि संघनन। तो ये जलवाष्प ऊपर में जाने के बाद जब द्रव में बदलता है तो छोटे छोटे ये बूंदे बनते हैं, पानी के छोटे छोटे बूंदे बनते हैं और ऊपर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। इन डस्ट पार्टिकल्स के चारों ओर ये बूंदे जाकर के चिपक जाते हैं, ठीक है, ये बूंदे जाकर के चारों तरफ डस्ट पार्टिकल के चिपक जाते हैं। जब ये बहुत सारी बूंदे जो हैं जो आपस में आकर के जुड़ते हैं तो क्लाउड बनता है, बादल का निर्माण होता है। जब ये बादल काफ़ी भारी हो जाता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण यही बादल जो है वर्षा के रूप में, एक्चुअल में ये बादल है क्या, पानी की बूंदे हैं, जल की बूंदे हैं। तो ये गुरुत्वाकर्षण के कारण जब भारी हो जाती है बूंदे तो वर्षा के रूप में ये जमीन पे जाकर के गिरती है। तो वर्षा के रूप में जब ये नीचे गिरती है तो जो पानी की बूंदे, एक्चुअल में पानी है वो जल है, लिक्विड है, लेकिन मान लीजिए तापमान जो है एटमॉस्फेयर का तापमान जो है काफ़ी कम है, ठीक है, काफ़ी कम है। तो इससे क्या होगा कि ये जो जल की बूंदें हैं ये जल के रूप में ना होकर के बर्फ़ में बदल जाती है और कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है, इसे हम बोलते हैं स्नोफॉल। तो स्नोफॉल के लिए टेम्परेचर काफ़ी कम चाहिए ताकि जो जल है वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद पढ़ना है एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, ठीक है। एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण, की वायु कैसे प्रदूषित होती है। जीवाश्म ईंधन आप जानते हो, कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सारे जीवाश्म ईंधन है। जब ये जीवाश्म ईंधन जलते हैं, जब इस जीवाश्म ईंधन को हम लोग जलाते हैं तो इसमें जो नाइट्रोजन और सल्फर होता है उसके ऑक्साइड्स बनते हैं। ये जो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं ये कहलाते हैं एयर पॉल्यूटेंट्स यानी कि वायु प्रदूषक। ये हमारे वायु के लिए हानिकारक है।
वायु के लिए हानिकारक है मतलब हम लोगों के लिए भी हानिकारक है। तो एक तो ये ऑक्साइड्स के फॉर्म में है तो भी एयर पॉल्यूटेंट्स है, वायु प्रदूषक है, वायु में प्रदूषण फैलाने का काम कर रहे हैं। जब बारिश होती है तो बारिश के पानी के साथ ये ऑक्साइड्स क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने के बाद बनाते हैं अम्ल और वर्षा के रूप में नीचे आते हैं, उसे हम लोग अम्लीय वर्षा बोलते हैं। ये सारे अधातु है ना, नाइट्रोजन और सल्फर अधातु के ऑक्साइड्स अम्लीय होते हैं। तो जब ये जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो अम्ल बनाते हैं, जैसे कि नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रस अम्ल, ये सारे अम्ल बनाते हैं और बारिश के पानी के साथ ये नीचे आते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं एसिड रेन। उसके अलावा जब हम इसी जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं तो कुछ कार्बन के कण होते हैं जो जलते नहीं हैं, वो बस हवा में लटके हुए होते हैं, यानी हवा में इधर उधर वो टहल रहे हैं, लटके हुए हैं, लेकिन वो जले नहीं हैं। उसे हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो भी एयर पॉल्यूटेंट हैं। जो सस्पेंडेड हाइड्रोकार्बन है, जो निलंबित बिना जले हुए कार्बन के कण हैं वायुमंडल में, वो क्या है, वायु प्रदूषक है वो भी। ठंडी के टाइम में जो आप स्मॉग देखते हो, ठंडी के टाइम में जो आप स्मॉग देखते हो वो कंबाइन इफेक्ट होता है स्मॉग का प्लस फॉग का, ये मिलकर के स्मॉग कहलाता है। स्मॉग प्लस फॉग ये मिलकर के क्या कहलाएगा, स्मॉग कहलाएगा। देखिए ये तो ठंडी का टाइम में था ना। ये जो हाइड्रोकार्बन्स है जो कि निलंबित है वायुमंडल में, इनके कारण विजिबिलिटी कम हो जाती है, मतलब आपको जो है साफ साफ दिखाई नहीं देगा कि सामने दूरी पर क्या है। इसलिए नहीं क्योंकि आपका आंख खराब है, इसलिए क्योंकि आपके रास्ते में रुकावट है, बहुत सारे ये हाइड्रोकार्बन्स सस्पेंडेड है, या फिर दूसरे तरह के भी पार्टिकल्स हो सकते हैं जिनके कारण आप क्लियर कट दूर स्थित वस्तु को देख नहीं पाओगे। तो ये तो हो गया ऐसे किसी भी टाइम। ठंडी के टाइम में स्मॉग का कारण होता है ये सारे हाइड्रोकार्बन्स, या फिर बोल दो जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो। फॉग होता है टाइनी ड्रॉपलेट्स लिक्विड के, मतलब छोटे छोटे पानी के जो बूंदे होती है जो हमारे अर्थ के सरफेस के नज़दीक होती है, ठीक ना, उसी को हम लोग फॉग बोलते हैं। तो ये फॉग और ये स्मॉग बोले तो जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, जो भी निलंबित कण है हमारे वायुमंडल में, इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट होता है स्मॉग। तो स्मॉग जो है वो एक प्रकार का वायु प्रदूषण है। स्मॉग अगर ज़्यादा है, जहाँ पर भी स्मॉग ज़्यादा है तो समझ जाओ वहाँ का वायु जो है ज़्यादा प्रदूषित है, क्योंकि स्मॉग अगर ज़्यादा है इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कि सस्पेंडेड है वायुमंडल में, वो सब क्या है, ज़्यादा है। ज़्यादा स्मॉग का मतलब यही होता है। तो मोर स्मॉग मोर एयर पोल्यूशन। तो ये जो प्रदूषित वायु होती है, इनको सांस लेने से कैंसर, हृदय रोग, एलर्जी जैसी बीमारियों की हानि होने की संभावनाएं अधिक हो जाती है। पॉल्यूटेड एयर है तो डेफिनेटली इनको हम सांस से अंदर लेंगे तो हमारे लिए ये बहुत सारी समस्याएं खड़ी कर देंगी। तटीय क्षेत्र में रात के समय हवा की दिशा होगी, तो तटीय क्षेत्र में रात के समय हवा की दिशा होगी स्थल से समुद्र की ओर। बी हमारा आंसर। हवाओं को प्रभावित करने वाला कारक है वातावरण का असमान तापमान, पृथ्वी की घूर्णन गति, पर्वत श्रृंखलाएं, इनमें से सभी। कभी कभी वायु का तापमान डैश हो जाता है, तब हिमवृष्टि यानी कि स्नोफॉल या ओले गिरते हैं। ओले बोले तो जो आप देखते होंगे कभी कभी जब बारिश होती है तो उसके साथ बर्फ़ भी गिरते हैं, बर्फ़ के टुकड़े गिरते हैं, वही है यहाँ पर ओले। तो ऐसा होता है काफ़ी कम तापमान के कारण। तो सी हमारा आंसर। गलत कथन चुनना है। वर्षा का पैटर्न पवनों के पैटर्न पर निर्भर करता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। जो पवन है वो अपने साथ उड़ा करके लेकर जाता है किसको, जलवाष्प को। तो जहाँ पर उड़ा करके ले जाएगा वहाँ पर संघनित होगा, वहीं पर वर्षा हो जाती है। तो वर्षा का पैटर्न पवनों के पैटर्न पर निर्भर करता है, लेकिन पवनों का पैटर्न वर्षा के पैटर्न पर निर्भर नहीं करता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हवा उच्च दबाव क्षेत्र से निम्न दबाव क्षेत्र की ओर बहती है, तो ये सही है। स्थल जल की अपेक्षा तेजी से गर्म होता है, तो ये भी सही है। आंसर हमारा बी होगा। वायु प्रदूषण का कारक है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड्स, सस्पेंडेड हाइड्रोकार्बन। तो डी हमारा आंसर। ये सारे जब जल भी वायु के साथ संघनित होता है इसे डैश कहते हैं। जब जल भी वायु के साथ संघनित होता है इसे हम लोग स्मॉग कहते हैं। एसिड रेन मैंने आपको बता ही दिया। एरोसोल क्या होता है, हमारे वायुमंडल में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, जो निलंबित कण हैं, ठीक है, जो निलंबित कण हैं जिनका जो साइज है वो 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के बीच में है, उसे हम बोलते हैं एरोसोल। जो भी निलंबित कण है वायु में जिसका साइज 1 माइक्रोन बोले तो 10⁻⁻⁶ मीटर, 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के बीच में, उसे हम लोग एरोसोल बोलते हैं।
उसके बाद देखो फ्लाई ऐश है। फ्लाई ऐश को आप कोल ऐश भी बोल सकते हो। ये कोल ऐश वहाँ निकलती है जहाँ कोयले को जलाया जाता है, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में कोयले को जलाया जाता है तो वहाँ पर ये कोल ऐश निकलती है, फ्लाई ऐश निकलती है। तो ये भी वहाँ पर वायु में उपस्थित होती है। एयर वाला पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया। उसके बाद आ जाओ आप वाटर वाले पार्ट पे, जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है वाटर, उसके बारे में। पृथ्वी के कुल भाग के लगभग 75% पर जल है, ये तो आप जान गए। अब जो जल है वो दो तरह के हैं, एक है खारा जल और दूसरा है शुद्ध जल। शुद्ध जल का मतलब यहाँ प्योर वाटर नहीं है, शुद्ध जल का मतलब यहाँ फ्रेश वाटर है, और फ्रेश वाटर का मतलब सीधा सा है कि ये खारा नहीं है, ये नमकीन नहीं है, ठीक है। तो सलाइन वाटर है और फ्रेश वाटर है। सबसे ज़्यादा कौन सा वाटर है? ये सलाइन वाटर। समुद्र का जो पानी है, महासागर का जो पानी है वो खारा है, ठीक है, वो खारा है। उसे स्थल पर रहने वाले प्राणी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, पी नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें नमक होता है, NaCl होता है, उसमें NaCl होता है। तो जीव जंतु जो होते हैं उनका जो शरीर है वो इतने सारे नमक को टॉलरेट नहीं कर पाएगा, सहन नहीं कर पाएगा और वो मर जाएगा। लेकिन जो समुद्र में पाए जाने वाले जीव जंतु होते हैं वो तो रह लेते हैं, वो तो नहीं मरते हैं। तो इनका कारण है एडेप्टेशन, ठीक है, जो एडेप्टेशन आपने पढ़ा था इकोसिस्टम के अंदर, कि नेचर ने इनके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं जिनके कारण ये सर्वाइव कर पाते हैं। बट जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है, जो स्थल पर रहने वाले जीव जंतु है, वो इतने नमक को या फिर बोल दो इस पानी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो मर जाएगा। फ्रेश वाटर कहाँ मिलेगा? नदी, तालाब, झील, भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर, उसके बाद बर्फ़ के रूप में दोनों ध्रुव पर और बर्फ़ से ढके पहाड़ों पर, ये सारे जो हैं ये इन सब जगहों पर फ्रेश वाटर मिलेगा आपको। तो फ्रेश वाटर के सोर्स ये हैं, बहुत सारे यहाँ पे मैंने लिखे हैं, लेकिन सलाइन वाटर के तुलना में फ्रेश वाटर जो है बहुत ही कम है हमारे अर्थ पर। इसलिए कहा जाता है सेव वाटर सेव लाइफ, क्योंकि फ्रेश वाटर की कमी है। और ऐसा भी नहीं है कि पूरी दुनिया में हर जगह समान है, कहीं पर फ्रेश वाटर बहुत ही कम है, कहीं पर आज़ादी है, और पीने के लिए फ्रेश वाटर ही चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि पानी बचाओ ज़िंदगी बचाओ, क्योंकि सलाइन वाटर से हम लोग काम नहीं चला सकते हैं। उसके बाद है जल प्रदूषण का क्या क्या कारण है, जल प्रदूषित कैसे कैसे होता है। तो केमिकल फर्टिलाइज़र, जो रासायनिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है खेतों में फसल पैदावार को बढ़ाने के लिए, उसके उपयोग से, जो पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल किया जाता है पेस्ट को मारने के लिए एग्रीकल्चर में, उसके इस्तेमाल से, ये सारे जो केमिकल्स होते हैं, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र्स, केमिकल फर्टिलाइज़र्स, ये सारे क्या है कि मान लो जब बारिश होती है, ठीक है, जब बारिश होती है तो बारिश के पानी के साथ ये घुल जाते हैं। घुलने के बाद कुछ तो अंडरग्राउंड वाटर के रूप में नीचे चले जाते हैं, और कुछ क्या है कि बह करके नदियों में चले जाते हैं। तो नदी का पानी भी प्रदूषित हो गया, क्योंकि नदी में जो रहने वाले जीव जंतु हैं उनके लिए ये हार्मफुल सब्सटेंस हैं, पेस्टिसाइड और ये केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो उनकी मृत्यु हो सकती है। तो ये कारण है जल प्रदूषण का। उसके बाद फैक्ट्री से आने वाले जो वेस्ट होते हैं, कचरा जो होते हैं, उन सबको डंप किया जाता है नदियों में कहीं ना कहीं। जो पेपर इंडस्ट्री है, जहाँ पेपर का निर्माण होता है, उसमें मरकरी सॉल्ट का इस्तेमाल होता है, मरकरी पॉइजनस होता है, तो इसको भी वेस्ट के रूप में डंप किया जाएगा नदियों में, तालाब में, इन सारी जगहों पर। शहरों में, नगरों में जो नाला बना होता है, जिस नाले में घर का जो गंदा पानी होता है उसे हम लोग निकालते हैं, वो पानी भी कहीं ना कहीं जाकर के किसी तालाब, किसी नदी, किसी झील में ही डंप किया जाता है। इनसे भी क्या होगा? प्रदूषण होगा, क्योंकि नाले का पानी तो गंदा ही होता है ना, प्रदूषित होता है। तो ये भी जल प्रदूषण का कारण है। उसके बाद पानी में अचानक से तापमान का बढ़ना और घटना, ये भी जल प्रदूषण के ही अंदर रखा जाता है। जैसे कुछ जो फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ पर पानी का इस्तेमाल किया जाता है कूलिंग के लिए। पानी जाएगा और ऊष्मा को अवशोषित करके खुद गर्म हो जाएगा, और जिसको ठंडा करना है वो ठंडा हो जाएगा। फिर इस गर्म पानी को कहीं जाकर के नदी में, कहीं तालाब में जाकर के डंप कर दिया जाएगा। तो नदी में जब डंप किया जाएगा, नदी में जब इस पानी को निकाला जाएगा, तो उस नदी का पानी का जो टेम्परेचर है वो अचानक से ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे हो सके कुछ जीव जंतु को फ़ायदा हो इस गर्म पानी से, लेकिन कुछ जीव जंतु को उससे नुकसान भी पहुँचेगा। तो ये भी एक प्रकार का जल प्रदूषण ही माना जाता है। उसके बाद बांध में जो पानी स्टोर किया जाता है, तो जो सबसे नीचे वाला पानी होता है, बांध में बहुत सारा पानी स्टोर होता है, तो जो सबसे नीचे वाला पानी होता है, जहाँ पर सनलाइट प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँच पा रहा है, वो पानी काफ़ी ठंडा होता है। जब उस पानी को छोड़ा जाता है नदियों में, तो उससे पूरी नदी का जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है। तो इससे भी क्या होगा, जो वहाँ पर जीव जंतु है नदी में, एक्वेटिक एनिमल है, उस ठंडे पानी से काफ़ी नुकसान पहुँचेगा। उसके बाद ये 3 तरह के टर्म्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, जिसको हम लोग शॉर्ट में DO से दिखाते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसे हम लोग शॉर्ट में BDO से दिखाते हैं,
और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसे हम लोग शॉर्ट में COD से दिखाते हैं। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का सीधा सा मतलब है जल में जितनी ऑक्सीजन घुली हुई है, ठीक है, जितनी ऑक्सीजन गैस घुली हुई है उससे हम लोग बोलते हैं डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये क्या है? वायवीय सूक्ष्म जीव द्वारा जल में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की जो कुल मात्रा है। जैसे कि जो एनारोबिक बैक्टीरिया होंगे जल में, उनके द्वारा ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है उसे हम लोग BDO बोलेंगे। उसके बाद जल में उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीडेशन के लिए यानी ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक कुल ऑक्सीजन की मात्रा। तो ये तीनों चीज़ें जो है आप ध्यान में रखेंगे, DO, BDO, COD। यहाँ जो BDO है और COD है, इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है जल प्रदूषण को मापने के लिए, जल प्रदूषण को मापने के लिए। लेकिन इन दोनों में सबसे बेस्ट कौन रिजल्ट देता है? COD। तो COD को सबसे अच्छा माना जाता है। बाकी बात मापने के लिए BDO का भी इस्तेमाल होता है और COD का भी इस्तेमाल होता है। सभी कोशिकीय प्रक्रिया डैश माध्यम में होती है। हमारे बॉडी के अंदर कोशिका में होने वाली सारी जो अभिक्रियाएं हैं वो जलीय माध्यम में होती है। जल में घुलित ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जलीय जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक है डैश कहलाता है। जल में घुली हुई ऑक्सीजन की कुल मात्रा जो जलीय जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक है उसे हम लोग बोलते हैं डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक है, DO बोलेंगे। शुद्ध जल का स्रोत नहीं है। दोनों ध्रुव पर बर्फ से ढके पहाड़, भूमिगत जल है, समुद्र नहीं है, बाकी नदी तो है ही। तो C हमारा आंसर। जल प्रदूषण का कारण है कीटनाशकों और उर्वरकों का प्रयोग, उद्योगों का कचरा, नाले का जल, तो ये सारे हो जाएंगे इनमें से सभी। उसके बाद आ जाओ मिट्टी के बारे में। हम लोगों ने हवा के बारे में पढ़ा, पानी के बारे में पढ़ा, अब मिट्टी के बारे में। पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है उसे हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, भूपृष्ठ या भूपर्पटी बोलते हैं। जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो इन्हीं क्रस्ट में पाए जाते हैं। जो मिनरल्स खनिज पाए जाते हैं ये इन्हीं क्रस्ट में पाए जाते हैं। अगर ये मिनरल्स जो है ये पत्थरों के साथ बंधे होंगे यानी पत्थरों में होंगे, चट्टानों में होंगे, तो जीव जंतुओं को ये मिनरल्स जो है मिल नहीं पाएंगे। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो मिनरल्स हैं जो इन क्रस्ट में पाए जाते हैं ये जीव जंतुओं को अवेलेबल नहीं हो पाएगा, उपलब्ध नहीं हो पाएगा अगर ये खनिज पत्थरों के साथ क्या हो, बाउंड अप हो। तो होता ये है कि लंबे टाइम तक हजारों लाखों वर्ष तक भौतिक प्रक्रिया द्वारा, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, कुछ जैविक प्रक्रिया के द्वारा ये जो चट्टान होते हैं वो टूटते रहते हैं, ठीक है। लगातार क्या है, धीरे क्या है, ये लाखों करोड़ों वर्ष तक क्या है कि ये भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रिया द्वारा टूटते रहते हैं। टूटते फाइनली क्या होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते हैं जिसे हम लोग मृदा बोलते हैं। मृदा, मिट्टी या फिर सॉइल बोल दो। तो जो एंड प्रोडक्ट होता है इस टूटने का वो लास्ट में क्या मिलेगा, मिट्टी के रूप में मिलेगा। तो मिट्टी कुछ नहीं, जो चट्टाने हैं, जो पत्थरे हैं, उनके छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स हैं जो टूटने के बाद बने हैं। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मदद करते हैं मिट्टी के निर्माण में? तो पहला है सूर्य, उसके बाद है जल, उसके बाद है वायु और उसके बाद है लाइकन्स जो कि कवक और शैवाल का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। उसके बाद मॉस आपने पढ़ा था ब्रायोफाइटा के अंदर। सन कैसे मदद करता है? दिन के टाइम में जो पत्थर है वो गर्म हुआ, दिन के टाइम में पत्थर गर्म हुआ, रात के टाइम में सिकुड़ गया। अब आप खुद सोचो, कोई चीज़ है जो फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, अगर वो जिस दर से फैल रहा है उसी दर से सिकुड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन असमान रूप से फैलेगा, असमान रूप से सिकुड़ेगा तो डेफिनेटली उनमें क्रैक्स आ जाएंगे। असमान रूप से फैलना, असमान रूप से सिकुड़ने के कारण जो पत्थर होता है उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है, दरारें आ जाती हैं। सूर्य कैसे मदद किया? पत्थर को गर्म किया, पत्थर फैल गया, फिर ठंडा हुआ, पत्थर सिकुड़ गया। ये जो फैलने का दर है, सिकुड़ने का दर है, ये कोई समान नहीं है, असमान रूप से फैलते हैं, असमान रूप से सिकुड़ते हैं, जिनके कारण इनमें क्रैक्स आ जाते हैं। अब देखो पानी दो तरीके से मदद कर सकता है। पहला तरीका तो ये है कि ये जो पानी है ये इस क्रैक्स के अंदर चला जाए। जब इस क्रैक्स के अंदर चला जाएगा और मान लो ये जम गया तो जल जब बर्फ में बदलता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। तो क्रैक्स में जमने के बाद आयतन बढ़ जाएगा। आयतन बढ़ने से क्या होगा कि ये जो क्रैक्स होती है ये और ज़्यादा वाइड हो जाती है, जो दरारें होती है वो और चौड़ी हो जाती है। दूसरा तरीका ये है कि जो बहता हुआ जल है वो जब पत्थरों से टकराती है तो ये जो पत्थर है ये टूट फूट जाते हैं, ठीक है, ये पत्थर टूट फूट जाते हैं और फिर उसके बाद ये बहता हुआ जल इस पत्थरों को अपने साथ बहा करके लेकर जाता है और फिर आगे चल करके कोई बड़ा सा पत्थर आया, उससे ये छोटे छोटे पत्थर जो टकराते हैं और उनसे ये पत्थर भी टूट जाता है। तो इस तरह जल दो प्रकार से मदद किया।
हवा के बारे में बोल सकते हो, ठीक वैसे ही जो बहता हुआ पानी यहाँ पे काम कर रहा है वैसे यहाँ पर वायु करती है, बहती हुई हवा करती है। लाइकन्स के बारे में आपने पढ़ा ही होगा कि लाइकन्स जो होते हैं वो पत्थरों पर भी ग्रो करते हैं, और लाइकन्स जो होते हैं वो कुछ रसायन को स्रावित करते हैं, कुछ केमिकल्स सिक्रीट करते हैं। वो ये जो केमिकल्स हैं ये पत्थरों को धीरे धीरे तोड़ते रहते हैं। तो जो पत्थर होता है उसके ऊपर मिट्टी यानी इसी पत्थर के टूटने के कारण फाइन पार्टिकल्स बन जाते हैं। तो इसी को आप बोल सकते हो कि मिट्टी की पतली परत बन जाती है, किसके कारण? लाइकन्स के कारण। फिर यहाँ पर ये मॉस ब्रायोफाइट्स आते हैं, फिर ये भी तोड़ते हैं। फिर मान लो यहाँ पर क्रैक आ गया, पत्थर में क्रैक आ गया तो दूसरे प्लांट भी यहाँ पे ग्रो करेंगे। मॉस के बाद, ब्रायोफाइट के बाद दूसरे प्लांट आएंगे, उनका रूट मान लो इस क्रैक के अंदर चला गया तो ये क्रैक जो है और ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से जो पेड़ पौधे की जड़ें होती हैं वो भी चट्टानों को तोड़ देती है। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो मिट्टी का निर्माण करवाते हैं। उसके बाद है कंपोजिशन ऑफ सॉइल। मिट्टी जो है, जो मृदा है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? तो चट्टानों से टूट करके बनती है तो डेफिनेटली छोटे छोटे टुकड़े तो इनमें होंगे ही। इन्हीं छोटे छोटे टुकड़े के आधार पर मृदा की प्रकार डिसाइड होती है। तो ये डिसाइड टाइप्स लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी मृदा की प्रकार कौन सी है ये इन छोटे छोटे चट्टानों के जो टुकड़े हैं इनसे निर्धारित होती है। उसके बाद ह्यूमस क्या हो गया? सड़े गले जीवों के टुकड़े, उसे हम लोग ह्यूमस बोलते हैं। हम लोग अगले चैप्टर में ह्यूमस के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे ज़्यादा। उसके बाद कुछ माइक्रोस्कोपिक लाइफ फॉर्म्स होते हैं, यानी कि कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं इसमें। इन दोनों के आधार पर हम निर्धारित करते हैं कि मिट्टी की क्वालिटी क्या है, गुण क्या है। तो मिट्टी की गुणवत्ता निर्धारित होती है इन दोनों से, और प्रकार निर्धारित होती है चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े से। अब है सॉइल पोल्यूशन, भूमि प्रदूषण। हम मिट्टी से क्या करेंगे? जो यूजफुल कंपोनेंट्स होंगे, जो कि लाभदायक है, उसको हटाएंगे और हानिकारक चीज मिलाएंगे। तो इससे क्या होगा? सॉइल पोल्यूशन होगा, भूमि प्रदूषण, या फिर बोल दो मृदा प्रदूषण। तो जो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो नो डाउट हम फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन अगर हम लंबे टाइम तक उसका इस्तेमाल करें तो मिट्टी में जो जीव जंतु है, जो बायोडाइवर्सिटी है, वो नष्ट होने लगते हैं। जैसे कि आप जानते हो केंचुए जो हैं किसानों के मित्र कहे जाते हैं। वो हेल्प करते हैं मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में, लेकिन इन केमिकल्स के कारण जो है वो केंचुए मर भी जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका भूमि प्रदूषण। उसके बाद मृदा अपरदन आपने सुना होगा, सॉइल इरोजन। क्या होता है? जो मिट्टी की सबसे ऊपरी वाली परत होती है, जिसे हम लोग ऊपरी मृदा बोलते हैं, टॉप सॉइल बोलते हैं, इनमें जो महीन कण होते हैं वो वायु या जल के साथ धीरे धीरे क्या होते हैं? स्थानांतरित होते रहते हैं। मतलब एक जगह से क्या है वो दूसरे जगह स्थानांतरित होते रहते हैं। इसी को बोलते हैं सॉइल इरोजन। यहाँ देखो आपको पिक्चर में दिखलाया गया है कि ये एक ढलान है, इस ढलान पर पानी को डाला जा रहा है। तो जब इस ढलान वाले स्थान पर जो कि मृदा है, यहाँ पर इस पर पानी को डाला गया तो पानी तो बह ही रहा है, लेकिन अपने साथ साथ यहाँ पर देखो दिखलाया गया है कि मिट्टी को भी बहा करके लेकर के जा रहा है। तो ये है सॉइल इरोजन। उसके बाद यहाँ देखो इसी ढलान पे क्या हुआ कि पेड़ पौधे लगा दिए गए। जब पेड़ पौधे लगा दिए गए तो यहाँ पर पानी को फिर से बहाया गया। तो इस बार देखो केवल पानी बाहर आ रहा है, मिट्टी नहीं है यहाँ पर। तो इससे ये पता लगता है कि अगर पेड़ पौधे होंगे तो वहाँ पर मृदा अपरदन जो है वो नहीं होगा। इसीलिए पेड़ पौधे लगा करके या फिर जंगलों के कटाई को रोक करके हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। मृदा का निर्माण होता है पत्थरों के टूटने से, सी हमारा आंसर। मृदा बनाने वाला कारक है, सूर्य है, जल है, पवन है, इनमें से सभी है। जीव जो मृदा निर्माण में सहायक है, लाइकन्स। गलत कथन को चुनना है। मृदा के प्रकार का निर्णय उसमें पाए जाने वाले कणों के औसत आकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। जो मृदा के कण होते हैं उससे निर्धारित होता है मृदा का प्रकार। उसके बाद मृदा के गुण, यानी मिट्टी की जो गुणवत्ता होती है वो निर्धारित होती है उसमें ह्यूमस कितनी है, ठीक है, और उसमें पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव के द्वारा। यूरिया को जैविक खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। यूरिया जो है ये केमिकल फर्टिलाइजर है। जैविक खाद बोले तो यहाँ पर किसी जीव का इस्तेमाल होगा, ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल होगा। ये प्लांट और एनिमल कुछ भी हो सकता है, यानी लिविंग का इस्तेमाल होगा। तो यूरिया ये केमिकल फर्टिलाइजर है, कोई बायो फर्टिलाइजर नहीं है। तो सी हमारा आंसर ये गलत हो जाएगा। एजोला ये एक्वेटिक फर्न है, तो ये आपका टेरिडोफाइट है, ठीक है। टेरिडोफाइट प्लांट किंगडम के अंदर आपने जो टेरिडोफाइटा देखा था उसके अंदर एजोला आपने पढ़ा होगा। तो ये आपका बायो फर्टिलाइजर हो जाएगा। तो ये तो स्टेटमेंट सही है, सी हमारा गलत हो जाएगा। गलत हमें चूज करना था, तो सी आंसर। ह्यूमस के संदर्भ में सत्य चुनना है।
यह मृदा संरचना का मुख्य कारक है, ये सही है। ये मिट्टी को सनरग्र बनाता है, ये भी सही है। पोरस बनाता है, पोरस बनाने के कारण क्या होता है, जो एयर होती है, वाटर होता है, ये अंडरग्राउंड यानी कि मिट्टी के काफ़ी डीप तक पहुंच पाता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ये सारे सही है। उसके बाद है मृदा की जो ऊपरी परत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसमें मृदा के कण तो होते ही हैं, उसके अलावा ह्यूमस और सजीव जैसे कि केंचुए ये स्थित होते हैं। केंचुए या फिर दूसरे सजीव भी हो सकते हैं, इसे हम लोग टॉप सॉइल बोलते हैं। तो ये है टॉप सॉइल, उसके नीचे सब सॉइल, उसके नीचे पेरेंट रॉक। हानिकारक पदार्थों का मृदा में मिलने से इसकी उर्वरता प्रभावित होती है। डेफिनेटली हानिकारक पदार्थ अगर मिट्टी में मिले तो इसकी उर्वरता प्रभावित होती है और उसमें स्थित जैविक विविधता नष्ट हो जाती है, यानी जो विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं मिट्टी में वो भी क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसे डैश कहते हैं, इसे भूमि प्रदूषण कहते हैं, सॉइल पोल्यूशन या फिर मृदा प्रदूषण आप बोल सकते हो भूमि प्रदूषण की जगह पर। जंगलों की कटाई किसको बढ़ावा देती है, जंगलों की कटाई बढ़ावा देगी मृदा अपरदन को। अभी आपने पढ़ा कि जो बायोस्फीयर है ये बना होता है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से मिलकर के। जो बायोस्फीयर है वो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है। इनके बीच में इंट्रैक्शंस होते हैं, इनके बीच में इंट्रैक्शंस होते हैं किस प्रकार से कि एनर्जी और मैटर, ठीक है, एनर्जी और मैटर का ट्रांसफर होते रहता है। यानी बायोटिक से एनर्जी और मैटर का ट्रांसफर होगा एबायोटिक में और एबायोटिक से बायोटिक में। इसके कारण जो बायोस्फीयर है ये डायनेमिक है, गतिशील है और इसके कारण क्या है, स्टेबल भी है। बायोटिक से एबायोटिक में जा रहा है, एबायोटिक से बायोटिक में जा रहा है। जैसे मान लीजिए वायुमंडल में क्या है, ऑक्सीजन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन है तो ये आपका एबायोटिक कंपोनेंट है। इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल जीव जंतुओं के द्वारा किया जाता है, जीव जंतुओं के द्वारा किया जाता है। जीव जंतु क्या है, बायोटिक है। तो ऐसा तो नहीं होता ना कि हम सारे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है केवल उसको हम ले रहे हैं। आखिर किसी न किसी प्रक्रिया के द्वारा ये जो बायोटिक कंपोनेंट है ये वायुमंडल में ऑक्सीजन को दे भी रहे हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो मैटर है उसका ट्रांसफर हो रहा है कि एबायोटिक से बायोटिक में आया, बायोटिक से एबायोटिक में आया, मतलब ये एक पूरा साइकिल बन रहा है, इसीलिए ये साइक्लिक प्रोसेस है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, मैटर का ट्रांसफर हो रहा है। तो ये क्या है, हमारा बायोस्फीयर डायनेमिक है। ये पूरी जो प्रक्रिया है बायोस्फीयर के अंदर हो रही है ना, ये पूरी प्रक्रिया बायोस्फीयर के अंदर हो रही है। तो बायोस्फीयर क्या है, डायनेमिक है और स्टेबल है, स्थिर है। क्यों, क्योंकि जो मैटर है ये दोनों तरफ से ट्रांसफर हो रहे हैं, एबायोटिक से बायोटिक में, बायोटिक से एबायोटिक में। अगर केवल ऐसा होता कि हम सारे ऑक्सीजन को ले लेते तो वायुमंडल से ऑक्सीजन खत्म हो जाता और फिर एक समय ऐसा आता कि जीव जंतु मर जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता, तो बायोस्फीयर पूरा खत्म। लेकिन ऐसा होता नहीं है। पूरी प्रक्रिया को जिसके द्वारा जलवाष्प बनता है और वर्षा के रूप में सतह पर गिरता है डैश कहते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं वाटर साइकिल, जलीय चक्र। 4 तरह के चक्र पढ़ने हैं आपको, जलीय चक्र, नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र। तो पहला है जलीय चक्र, बहुत ही सिंपल है। जलवाष्प बनता है, ऊपर उड़ता है, संघनन होता है, फिर वर्षा के रूप में नीचे गिर जाता है। तो इस प्रकार ये साइकिल चलता है, जल चक्र। अब यहाँ देखिए वाटर साइकिल को दिखलाया गया है। कौन कौन सी प्रक्रिया है जिससे जो जल है वो वायुमंडल में पहुंच रहा है। एक तो है यहाँ पर वाष्पीकरण, जल सीधा वाष्प में कन्वर्ट हो गया सूर्य की गर्मी पा करके। उसके बाद वाष्पोत्सर्जन, पेड़ पौधे होते हैं, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा जल वाष्प को बाहर निकालते हैं। उसके बाद श्वसन हो गया, जो जानवर हैं जैसे कि हम लोग भी हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ जल वाष्प भी बाहर आता है। ये सारे जल वाष्प वायुमंडल में जाएंगे, संघनित होंगे, बादल का निर्माण होगा, फिर वर्षा होती है तो वर्षा के रूप में जल वापस से नीचे की ओर आ जाएगा। नीचे की ओर आया तो कुछ सीधे समुद्र में जाकर के गिरा, कुछ नदी में जाकर के गिरा, नदी का पानी फिर समुद्र में आया, कुछ अंडरग्राउंड चला गया, भूमि के अंदर चला गया। जो जल भूमि के अंदर गया वापस से प्लांट उसको एब्जॉर्ब करेगा। जो पेड़ पौधे हैं इस अंडरग्राउंड वाटर को वो अपने अंदर लेगा, फिर वो वाष्पीकरण करेगा, फिर छोड़ेगा वाष्प के रूप में बाहर। उसके बाद हम लोग भी क्या करते हैं, मोटर लगा होता है हमारे घरों में, नल लगा होता है, वहाँ से अंडरग्राउंड वाटर को लेते हैं, फिर उसको यूज करते हैं, पीते भी हैं, दूसरे कामों में खर्च भी करते हैं, फिर वो पानी को हम रिलीज करते हैं, कहीं ना कहीं नदी में जाकर के वो पानी चला जाता है। तो ये एक पूरा साइक्लिक प्रोसेस होता है। इसको आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोच भी सकते हो कि कैसे पानी नीचे की ओर आ रहा है और कैसे नीचे से फिर ऊपर की ओर जा रहा है। उसके बाद दूसरा चक्र है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल देखो आप, हमारे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो N2 के फॉर्म में है। इस N2 के फॉर्म में जो नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में उपस्थित है उसको प्लांट डायरेक्ट नहीं ले सकता क्योंकि कोई काम का नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं है। ये जो N2 है वायुमंडल में, इसका डायरेक्ट इस्तेमाल पेड़ पौधे नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है, इसका सबसे पहले होता है फिक्सेशन, स्थिरीकरण। तो इस नाइट्रोजन को देखो लिखा हुआ है नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसको फिक्स किया जाता है कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के द्वारा।
इसको कन्वर्ट किया जाएगा अमोनिया में। इस अमोनिया को फिर से कन्वर्ट किया जाएगा नाइट्राइट आयन में। ये नाइट्राइट है। इसको करने वाले जो बैक्टीरिया है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होंगे। हम लोग बैक्टीरिया का नाम भी देखेंगे अगले स्लाइड में। फिर इस नाइट्राइट को कन्वर्ट किया जाएगा नाइट्रेट के फॉर्म में। फिर इस नाइट्राइट को कन्वर्ट किया जाएगा नाइट्रेट के फॉर्म में। ये नाइट्रेट आयन है। देखिए पेड़ पौधे जो होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन को अपने अंदर लेते हैं अमोनियम आयन के रूप में और नाइट्रेट आयन के रूप में। कुछ मात्रा में नाइट्राइट आयन के रूप में भी ले सकते हैं। तो क्या हुआ, इस N2 को कन्वर्ट किया अमोनिया में, फिर अमोनिया को नाइट्राइट में, फिर नाइट्राइट को नाइट्रेट में। उसके बाद देखो इस नाइट्रेट आयन के फॉर्म में नाइट्रोजन को इस प्लांट ने अपने अंदर ले लिया। अब अपने अंदर लेने के बाद क्या होगा, उसका वो यूज करेंगे, नाइट्रोजन का यूज करेंगे, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएंगे, कुछ कार्बनिक पदार्थ बनाएंगे, कार्बनिक यौगिक बनाएंगे जो कि नाइट्रोजन आधारित होंगे। फिर जो जानवर है वो इस पौधे को खाएगा। जब जानवर इस पौधे को खाएगा तो नाइट्रोजन इसके अंदर चला जाएगा। इसके अंदर जब नाइट्रोजन जाएगा तो ये भी क्या करेंगे, अपना इस्तेमाल करेंगे उसका। वो भी कार्बनिक यौगिक बनाएंगे जो कि नाइट्रोजन आधारित होंगे। फिर एक टाइम आएगा जब ये पेड़ पौधे भी मरेंगे, ये जानवर भी मरेंगे, तो इनका होगा अपघटन। जब अपघटन होगा तो इनके अंदर जो भी नाइट्रोजन वाले कार्बनिक यौगिक थे उन सब को कन्वर्ट किया जाएगा अमोनिया में। ठीक है, उन सब को जो भी इसके अंदर नाइट्रोजन बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उन सब को तोड़ करके अमोनिया का निर्माण होगा। इसे बोलेंगे अमोनिफिकेशन। और यहाँ देखिए जो नाइट्रेट यहाँ पर बनता है तो कुछ तो प्लांट ने ले लिया, कुछ होता है कि डायरेक्ट वायुमंडल में चला जाता है, N2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसे बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। इसे क्या बोलते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन, जो सीधा नाइट्रेट से वायुमंडल में चला गया। तो ये जो आपने पूरा प्रोसेस देखा, देखो यहाँ पे बैक्टीरिया लिखा हुआ है, यहाँ बैक्टीरिया लिखा हुआ है, यहाँ बैक्टीरिया लिखा हुआ है, यहाँ बैक्टीरिया लिखा हुआ है। तो नाइट्रोजन का फिक्स का मतलब होता है नाइट्रोजन जो N2 है इसका कोई नाइट्रोजन यौगिक का बनना। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया। यहाँ पर भले ही दिखलाया गया है कि फिक्सेशन में अमोनिया बन रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। नाइट्रोजन फिक्स होने का मतलब हो गया कि जो N2 है उससे कोई नाइट्रोजन का यौगिक बन जाएगा, वो फिक्सेशन हो गया, स्थिरीकरण हो गया। तो बैक्टीरिया के द्वारा हुआ तो बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा हुआ। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा हुआ नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहाँ पे लाइटनिंग के द्वारा भी हो जाता है, जो बिजली कड़कती है, बारिश के टाइम में जो बिजली कड़कती है उससे भी नाइट्रोजन फिक्स हो जाता है। जो N2 है ये सीधा कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रेट आयन में, या फिर बोल दो सिंपली नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि ये है फिजिकल प्रोसेस। तो दो तरह के प्रोसेस हो गए, एक भौतिक प्रक्रिया, दूसरा जैविक प्रक्रिया। जैविक प्रक्रिया में जो खास करके बैक्टीरिया होते हैं वही फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को, और भौतिक प्रक्रिया में आप लाइटनिंग को ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद एक बार और देख लो, यहाँ पर मैंने यहाँ पर बैक्टीरिया के नाम के साथ लिखा हुआ है। जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको फिक्स किया, अमोनिया में कन्वर्ट किया। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बैक्टीरिया का नाम जो कि है राइजोबियम। करने को दूसरे तरह के बैक्टीरिया भी हो सकते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे, लेकिन राइजोबियम का नाम काफ़ी पूछा जाता है। ये दलहनी पादप के जड़ों में उपस्थित होते हैं। उसके बाद इस अमोनिया को कन्वर्ट किया जाएगा नाइट्राइट में। इस प्रोसेस को बोलेंगे नाइट्रिफिकेशन। बैक्टीरिया का नाम आपको ध्यान में रखना है, नाइट्रोसोमोनास। फिर इस नाइट्राइट को कन्वर्ट किया जाएगा नाइट्रेट में। इसे भी हम लोग नाइट्रिफिकेशन ही बोलते हैं, यानी अमोनिया से लेकर के नाइट्रेट के बनने तक पूरा नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। हिंदी में बोलेंगे नाइट्रीकरण। लेकिन नाइट्रेट से नाइट्राइट में कन्वर्ट करेगा नाइट्रोबैक्टर, ये बैक्टीरिया का नाम है। और यहाँ से आपने देखा था कि प्लांट इसको एब्जॉर्ब करेगा मिट्टी से, और कुछ डायरेक्ट ये जो नाइट्रेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा वायुमंडलीय नाइट्रोजन में। इसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, और बैक्टीरिया का नाम है स्यूडोमोनास। जो भी बैक्टीरिया यहाँ पर लिखे हुए हैं इनके अलावा दूसरे बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, बट ये कुछ फेमस बैक्टीरिया के नाम है, और ज़्यादा चांस है अगर आपसे एग्जाम में पूछा भी नाम तो इन्हीं में से कोई एक होगा। डैश नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक नहीं है। यूरिया है, NH2CO NH2, न्यूक्लिक एसिड है। उसके बाद एल्कोलॉइड जो है इनमें नाइट्रोजन होता ही होता है। तो A, B, C ये तीनों हो जाएगा। एजोला तो प्लांट है, ठीक है, टेरिडोफाइट है। एल्कोलॉइड हो गया जैसे कि कैफीन, मॉर्फिन, निकोटीन, क्यूनिन, ये सारे, यानी ये नाइट्रोजन युक्त जो होते हैं क्षार होते हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं एल्कोलॉइड। नाम आपको कुछ याद होनी चाहिए, कैफीन, मॉर्फिन, निकोटीन, क्यूनिन, ये सारे। निम्न में से नाइट्रोजन का कौन सा रूप पौधों के लिए अनुपयुक्त है? पौधे जो है वो N2 के फॉर्म में नाइट्रोजन को नहीं ले सकते, तो ये अनुपयुक्त है। बाकी इन सारे रूप में ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा कौन से रूप में लेते हैं?
नाइट्रेट आयन के फॉर्म में और अमोनियम आयन के फॉर्म में। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु हैं तो ये राइजोबियम है जो कि दलहनी पादप के जड़ों में उपस्थित होते हैं। राइजोपस ये तो फंगस है, कवक है, जिसे हम लोग ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। लैक्टोबैसिलस दूध में जो बैक्टीरिया होता है यूजफुल। उसके बाद रूमिनीकॉकस ये जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं उनमें ये सेल्यूलेज एंजाइम को सिक्रीट करते हैं ताकि सेल्यूलोज को पचा सके। पौधे नाइट्रोजन को मुख्यतः डैश के रूप में ग्रहण करते हैं। पौधे मुख्यतः नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं मिट्टी से नाइट्रेट आयन के फॉर्म में और अमोनियम आयन के फॉर्म में। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा इन दोनों रूपों में। बाकी नाइट्राइट आयन के रूप में भी वो लेते हैं, लेकिन जो मेनली लेते हैं वो इन दोनों फॉर्म्स में लेते हैं। N2 के फॉर्म में तो बिल्कुल भी नहीं। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बोले तो N2। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यानी N2 का नाइट्रोजन यौगिक में बदलना, मतलब एक यौगिक बनेगा जो कि नाइट्रोजन युक्त होगा। ठीक है, नाइट्रोजिनस कंपाउंड होगा। वो क्या होगा? ये फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अमोनिया कन्वर्ट हुआ नाइट्राइट में, नाइट्राइट कन्वर्ट हुआ नाइट्रेट में, यह प्रक्रिया कहलाती है। मैंने आपसे कहा अमोनिया से लेकर के नाइट्राइट तक का जो पूरा प्रोसेस है ये कहलाता है नाइट्रीकरण यानी कि नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रेट का वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदलना, नाइट्रेट का NO3 का सीधे N2 में कन्वर्ट हो जाना, जो अभी आपने देखा था साइक्लिक प्रोसेस में सीडोमोनास बैक्टीरिया के द्वारा होता है, और डीनाइट्रिफिकेशन ये प्रोसेस कहलाता है यानी कि विनाइट्रीकरण। अब यहाँ देखो एक पूरा साइकिल आपको दिखलाया गया है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन कन्वर्ट हुआ अमोनिया में, अमोनिया कन्वर्ट हुआ नाइट्राइट में, नाइट्राइट कन्वर्ट हुआ नाइट्रेट में, फिर नाइट्रेट कन्वर्ट हो गया वायुमंडलीय नाइट्रोजन में। ऊपर आपको दिया हुआ है A, B, C, D और यहाँ बैक्टीरिया के नाम दे रखे हैं कि कहाँ पर कौन सा बैक्टीरिया होगा। तो देखो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में फिक्स करेगा राइजोबियम, तो A के स्थान पर राइजोबियम होगा। A के स्थान पर राइजोबियम यहाँ है, यहाँ नाइट्रोसोमोनास है, ये नहीं होगा, और यहाँ पर एक जगह सीडोमोनास है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद अमोनिया को कन्वर्ट करेगा नाइट्राइट में, नाइट्रोसोमोनास, तो B की जगह पर नाइट्रोसोमोनास, B की जगह पर नाइट्रोसोमोनास, और फिर नाइट्राइट को कन्वर्ट करेगा नाइट्रेट में, नाइट्रोबैक्टर, और फिर नाइट्रेट को कन्वर्ट करेगा वायुमंडलीय नाइट्रोजन में, सीडोमोनास। आंसर हमारा C हो जाएगा। ये बैक्टीरिया के नाम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कार्बन साइकिल। यहाँ पर देखते हैं एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका इस्तेमाल करते हैं पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस में। तो प्लांट ने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड को। उसके बाद जो प्लांट है उसी से कोयला प्राप्त होता है, जीवाश्म ईंधन। फिर इस प्लांट को जानवर खाता है, जो जानवर होते हैं वो इस प्लांट को खाते हैं। इस जानवर से और इस प्लांट से, इन दोनों से पेट्रोलियम प्राप्त होता है। यहाँ दिखलाया ना कि इस प्लांट को खाया जानवर ने, फिर इस जानवर से पेट्रोलियम मिला और फिर इस प्लांट से पेट्रोलियम मिला। तो पेड़ पौधे और जो जानवर होते हैं इनसे पेट्रोलियम प्राप्त होता है, पौधे से कोल प्राप्त होता है, कोयला प्राप्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में है वो सीधा जल में भी घुल जाते हैं, और जल में घुल करके बनाते हैं कार्बोनेट, और फिर यही कार्बोनेट से बनता है लाइमस्टोन, चूना पत्थर। कुछ जानवर होते हैं जैसे कि स्नेल, ठीक है, स्नेल, ये जो जानवर है स्नेल, ये कार्बन का इस्तेमाल करते हैं अपना शेल बनाने के लिए। ठीक है, इनऑर्गेनिक कार्बोनेट्स शेल का निर्माण करते हैं ये कार्बन का इस्तेमाल करके। उसके बाद जो जानवर होते हैं जैसे कि हम लोग ही हैं या फिर जो दूसरे जानवर हैं, रेस्पिरेशन में, श्वसन में वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इससे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पहुंच जाएगा। तो ये एक पूरा साइक्लिक प्रोसेस है। हीरा और ग्रेफाइट में आप जानते हो कार्बन अपने शुद्ध रूप में होता है, कार्बन अपने मूल रूप में पाया जाता है। निम्न में कौन कार्बन आधारित अणु नहीं है? कार्बन आधारित अणु नहीं है यानी कौन सा ऐसा अणु है जिनमें कार्बन नहीं है? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, ये तो कार्बन से ही बने होते हैं। एलम नहीं है, एलम ये एक अकार्बनिक पदार्थ है। पृथ्वी के भूपर्पटी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, पहले नंबर पर, दूसरे पर है सिलिकॉन, तीसरे पर है एल्यूमिनियम, चौथे पर है आयरन। उसके बाद आखिरी साइकिल है ऑक्सीजन साइकिल। तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसका इस्तेमाल करते हैं जीव जंतु श्वसन प्रक्रिया में इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? जो ग्लूकोज होता है जो कि एनर्जी मॉलिक्यूल है, इसको तोड़ने के लिए, पूरी तरह से तोड़ने के लिए ऑक्सीजन गैस चाहिए होती है। तो एटीपी के रूप में एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है। बाई प्रोडक्ट के रूप में, सह उत्पाद के रूप में यहाँ पर
कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और जल का निर्माण होता है। और ये दोनों रॉ मटेरियल्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो प्रकाश संश्लेषण होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस में आप जानते हो कि ऑक्सीजन गैस बाई प्रोडक्ट के रूप में बनती है, तो ये वायुमंडल में पहुंच जाती है। फिर से वायुमंडल से लिया गया था, वायुमंडल में पहुंच गई। उसके बाद फोटोसिंथेसिस में फूड बनता है, ग्लूकोज, और फिर इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ये ऑक्सीजन चाहिए होगा। तो ये एक पूरा साइक्लिक प्रोसेस चलता है। वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, दहन में होता है। ऑक्सीजन जलने में सहायक है, ऑक्सीजन जलने में सहायक है, इसलिए इसका उपयोग दहन में होता है, श्वसन में होता है, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाने में तो होता ही है। तो डी हो जाएगा आंसर। कुछ जीव मुख्यतः डैश तत्वीय ऑक्सीजन, जो एलिमेंटल ऑक्सीजन होता है, उससे जहरीले हो जाते हैं। तो ये खास करके बैक्टीरिया होते हैं जो कि तत्वीय ऑक्सीजन के द्वारा जहरीले हो जाते हैं। ये एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। डैश एक मुख्य तरीका है जिससे ऑक्सीजन वायुमंडल में लौटती है, ये है फोटोसिंथेसिस। सी हमारा आंसर हो जाएगा। रेस्पिरेशन में तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन का, लौटाते हैं फोटोसिंथेसिस से पेड़ पौधे। गलत कथन चुनना है। ओजोन एक जहरीली गैस है, ये सही है। CFC में फ्लोरीन तत्व पाया जाता है, तो सही है। CFC में क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों होते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका फुल फॉर्म है, तो क्लोरो यानी कि क्लोरीन, फ्लोरो यानी कि फ्लोरीन। जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और एनसीईआरटी के अंदर ये लाइन भी दे रखा है कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होता है ना, वो बैक्टीरिया जो करते हैं वो ऑक्सीजन के अब्सेंस में करते हैं, प्रेजेंस में नहीं होता। ओजोन का मोलर द्रव्यमान 48 है। 48 जो है ये मॉलिक्यूलर मास है। मॉलिक्यूलर मास यानी कि एक मॉलिक्यूल का मास, जब हम मोलर द्रव्यमान बताते हैं तो ग्राम में बताते हैं, 48 ग्राम। तो ये गलत हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान नहीं है, ये है आणविक द्रव्यमान। भोपाल गैस त्रासदी का कारण कौन सी गैस है? भोपाल गैस त्रासदी में जो गैस लीक हुई थी वो है मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल साइनेट नहीं है, मिथाइल आइसोसाइनेट है। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। 3 दिसंबर 1984 की ये घटना है जब ये गैस लीक हुई थी। और ये जो प्लांट है ना जहाँ पर ये घटना हुई, ये प्लांट में पेस्टिसाइड्स का निर्माण होता था। पेस्टिसाइड्स, पेस्ट को मारने वाले जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उसका निर्माण इस प्लांट में किया जाता था। तो यहीं पे ये गैस लीक हुई थी। इथाइल मरकैप्टन, ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इथाइल मरकैप्टन जो LPG होता है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं घरों में कुकिंग के लिए, उसमें जो गंध होता है आप देखते होंगे बहुत ही खराब गंध होता है। तो उसमें जो गंध होता है वो होता है इथाइल मरकैप्टन के कारण। जानबूझ करके इस इथाइल मरकैप्टन को इसमें मिक्स किया जाता है, मिलाया जाता है ताकि ये गंध हो। क्योंकि जो LPG का मुख्य घटक होता है प्रोपेन और ब्यूटेन, उसके पास कोई गंध नहीं होता है, लेकिन वो ज्वलनशील होता है। अगर लीक हो गया और आपको पता ना लगे कि गैस लीक हुई है तो इससे दुर्घटना हो सकती है। तो गैस लीक हो तो हमें पता लग जाए, इसीलिए इसको मिलाया जाता है ताकि हमें गंध से मालूम चल जाए कि हाँ गैस लीक हो रही है। निम्न में से कौन व्यापारिक फ्रीओन है? तो व्यापारिक फ्रीओन हम लोग बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। निम्न में कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑक्सीजन नहीं है, बाकी ये तीनों है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। गलत कथन चुनना है। सूर्य से आने वाला दृश्य प्रकाश ग्रीन हाउस गैस को पार कर जाता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। सूर्य से आने वाला जो दृश्य प्रकाश है वो ग्रीन हाउस गैस को पार कर जाता है। पृथ्वी से आने वाली अवरक्त विकिरण ग्रीन हाउस गैस को पार नहीं कर पाती है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हरित गृह गैस है, तो ये भी सही है, ग्रीन हाउस गैस है। ग्लोबल वार्मिंग घटता तापमान को दर्शाता है, तो ये गलत हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता तापमान को दर्शाता है, तो ये गलत हो जाएगा। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वन रोपण के द्वारा, एफॉरेस्टेशन के द्वारा। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। ये चैप्टर नंबर 42 था जो यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद एक आखिरी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 43। उसके बाद ये सीरीज समाप्त हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल का ये लिंक है, आप इस टेलीग्राम लिंक के माध्यम से टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। इस चैप्टर का PDF भी आपको फ्री में प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच।